हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ओके बेटा, तो लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीएसटी के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। उसके अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया हेनरी फ्योल के बारे में। ठीक है, तो उनके अब जो 14 प्रिंसिपल थे उनको हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो लेट अस डिस्कस। देखो बेटा, फिर से ये वही क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ डू वी मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें तो करें कैसे, है ना। तो इसका हेनरी फ्योल साहब ने बहुत ही सिंपल तरीके में अपना एक्सप्लेनेशन दिया, और उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल को इवेलुएट किया। और वो 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं बेटा, वो आपके सामने इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हाँ जी, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन, देन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इसका पॉइंट था बेटा जो होगा कि फिर है इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, ए स्पिरिट, टेक ऑफ। तो बेटा ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने प्रपोंड किए थे, तो हम उनको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट इज, और वी कैन से द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल इज डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ जी बेटा, देखो नाम से ही हम इसको समझ पा रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने बेटा इस जो प्रिंसिपल के ऊपर इतना फोकस किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भी वर्क को हम एक सिस्टमेटिक वे में डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो डायरेक्टली गोल ओरिएंटेड ही होगा। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू इंश्योर द एफर्ट्स एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क। अगर आपको एक टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को एक प्रॉपर डिवीज़न करना पड़ेगा उस टास्क का, ताकि हर एक इंडिविजुअल और हर एक ग्रुप क्या रहे, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। और अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करेगा बेटा। तो फ्योल प्रेजेंटेड वर्क स्पेशलाइजेशन एज द बेस्ट वे टू यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अगर प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है, उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज करना है, तो वन शुड हैव टू डिवाइड द वर्क। ठीक है बेटा, तो देख ही रहे हैं आप इस पिक्चर में कि हर एक पर्सन को एक अपना डिवीज़न मिला हुआ है। देखो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स में उनको पर्टिकुलर टास्क को डिवाइड किया गया है, तो उसने अपने टास्क को कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, अब डिवीज़न ऑफ वर्क की हम बात करें तो इसमें देखो बेटा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स बेटा इस तरीके से नहीं लेने कि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का मतलब है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप वॉयलेट करते हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको अगर आप वॉयलेट करते हैं तो इसका क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बताया गया बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको प्रॉपरली टास्क डिवाइड कर दिया जाएगा तो आप उस टास्क में अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को कभी कोई काम दिया जा रहा है, कभी कोई काम दिया जा रहा है, कभी किसी और काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसकी ना तो किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो सकेगी और ना वो किसी भी काम को प्रॉपरली कर सकेगा। पर अगर उसको डिवाइड कर दिया गया वर्क अपना कि आपका वर्क सिर्फ इतना है, आपको इतने वर्क को एक सिस्टमेटिक वे में करके प्रोवाइड करना है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस पर्सन को भी बेनिफिट होगा जो उस काम को कर रहा है, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, इट रिजल्ट्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अगर आप कोई भी काम पॉजिटिवली कर रहे हैं तो ये लाइन आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी कि अगर आप काम को प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होगा, उसका आउटपुट हमेशा इफेक्टिव निकलेगा और एफिशिएंट निकलेगा। डिवीजन ऑफ वर्क मेक्स टास्क सिंपल। अब देखो बेटा एक काम को अगर प्रॉपरली डिवाइड करके किया जाए
तो सबके पास जो टास्क होगा एक लिमिटेड टास्क होगा, और लिमिटेड टास्क को हर एक जो एम्प्लॉय होगा वो इन्जॉय करेगा करने के लिए, है ना। अगर एक एम्प्लॉय के ऊपर सारा टास्क डाल दिया जाए, सारा बर्डन उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा बेटा, वो उसको इन्जॉय नहीं करेगा, वो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगी और वो उस ऑब्लिगेशन को सिर्फ कंप्लीट करने की सोचेगा। लेकिन अगर डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली होगा तो ही विल इन्जॉय द टास्क। हाँ जी। फिर बोल रहा है एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे अगर हम इस डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट करते हैं, तो देयर विल बी लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहला पॉइंट पढ़ा था हमने कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आती है, अगर डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ग्रुप में एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एक काम को लेकर के नहीं आ पाएगी। एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल सफ़र। देखो बेटा करना क्या है, जो पॉजिटिव पॉइंट थे ना बेटा आप देख रहे हैं, उन्हीं का ही वो नेगेटिव पॉइंट बनाया गया है। देखो पहला पॉइंट था पॉजिटिव में कि स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, नेगेटिव पॉइंट में क्या गया, स्पेशलाइजेशन कमी मिलेगी। सेकंड पॉइंट था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो आउटपुट होगा। सेकंड पॉइंट में नेगेटिव पॉइंट में क्या बोल दिया गया कि एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विल सफ़र। तो मतलब यही पॉइंट बेटा क्या है कि जो पॉजिटिव है उन्हीं को यहाँ पर नेगेटिव बना दिया गया है। फिर बोल रहा है कि जो अपना आपका टाइम है वो वेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये डिवीजन ऑफ वर्क अगर आप वॉयलेट करते तो आपको उसके एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी। सेकंड पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेटा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पता नहीं कितनी ही बार अपनी लाइफ में यूज़ कर चुके हैं, है ना। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि एक ऑब्लिगेशन एंड यू कैन से अनश्योरेबल, कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आप उसको कंप्लीट करके आप उसके लिए अनश्योरेबल हैं कि आपने क्या काम उसके लिए किया। तो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस होना मतलब कि देखो अगर आप किसी पर्सन को सिर्फ अथॉरिटी देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो होगा क्या कि ही कैन मिस यूज़ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी फॉर एनी पर्पस, है ना। क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं, उसके पास सिर्फ पावर है, तो वो पावर का मिसयूज ईजिली कर सकता है। लेकिन आप किसी पर्सन को ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस तो बहुत सारी देंगी, पर उनको काम को करवाने के लिए कुछ पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके पास नहीं होगी, तो उसका काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव काम नहीं हो पाएगा। हाँ जी। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, को एग्जिस्टेंस, मतलब कि दोनों का होना जरूरी है। देयर शुड बी द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द मैनेजमेंट। हाँ जी। फिर बोल रहा है अथॉरिटी इज गिवन टू अ पर्सन ही शुड आल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल। जिस पर्सन को आप अथॉरिटी दे रहे हैं उसको आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है उस चीज़ के लिए। बोल रहा है कि अगर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। सेकंड फिर नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहा है। फिर बोल रहा है अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ राइट ऑफ द सुपरवाइजर्स। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन। देखो आगे ना पॉइंट वही कि अथॉरिटी के एक राइट ऑफ सुपरवाइज है कि आप सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर सुपीरियर्स का जो वी कैन से कि जो सुपीरियर्स हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स क्या हैं कि टू टेक डिसीजंस, है ना, टू मेक पॉलिसीज़, टू मेक प्लान्स, प्रोसीजर्स, उनको आगे फॉलो करवाना। तो ये अथॉरिटी है बेटा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब असाइन। जो जॉब असाइन की गई है उसके बदले में आप किस तरीके से आप उसको आंसरेबल हैं उस चीज़ के लिए, आपने उस टास्क को कितना किया कितना नहीं किया, उसके लिए यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। तो देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कहीं पर भी मिसमैच होता है बेटा तो वहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी। अथॉरिटी में से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अथॉरिटी है पर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं प्रोवाइड की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर नहीं दी गई है, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ जी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है तो वो काम तो करेगा, वो अनश्योरेबल तो होगा, पर अथॉरिटी के बिना क्या होगा, उसका काम जो हो तो जाएगा पर वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो इनइफेक्टिव होगा। तो बेटा जैसे क्लास के अंदर ही हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मैंने मॉनिटर को बोल दिया है कि बेटा कोई भी बच्चा शोर मचाए तो ठीक है आप उसको बिठा सकते हो, आप डांट सकते हो और उसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और अथॉरिटी भी दी। अगर मैं बोल दूँ बेटा आपने सिर्फ खड़े होना है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ बस खड़े रहना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है लेकिन उसको अथॉरिटी दी। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं लेकिन सर ने तो क्या बोला है कि कुछ नहीं करना है, आप खड़े रहोगे। मैं आके फिर मॉनिटर को डांट रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको खड़े रहना है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो मॉनिटर क्या बोलेगा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी आपने, अथॉरिटी थोड़ी दी थी कि मैं बच्चों को आगे चुप भी करा सकूँ। तो बेटा यहाँ पर देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। बोला
अब ये देखो बेटा, इसके अंदर भी सेम पॉइंट वही, इसने जो पॉइंट बोला कि अथॉरिटी के ब्रैकेट में लिखा पावर इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रैकेट में लिखा टास्क। पावर और टास्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तब इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, कि अगर आप अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, आपकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आपका जो आउटपुट है उसका जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होगा। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो इफेक्टिव वर्क है वो नहीं हो पाएगा, आपके वर्क में डिले हो सकता है, आपके जो उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है वो हायर हो सकती है, आपका जो आउटपुट का लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है, अगर आउटपुट निकल भी गया तो उसका जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो सकती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन शुड बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन से तो बेटा आप सारे वाकिफ़ ही हैं, है ना, कि डिसिप्लिन एक हमारे, अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें, हम आगे बिजनेस को छोड़ देंगे, स्टूडेंट्स लाइफ की बात करें तो डिसिप्लिन का अपना में बहुत बड़ा रोल है। एक जो स्टूडेंट जो कि फुली डिसिप्लिन्ड है वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर लेगा, क्योंकि उसका डिसिप्लिन उसका प्रिंसिपल्स है, उसके सिद्धांत है। समझ रहे बेटा, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम अब इसको बात करें इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। उसको कॉमन एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है कॉमन एफर्ट्स तो आप उसके लिए पेनल्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और जहाँ पर पेनल्टी अप्लाई कर दी जाएंगी वो वहाँ पर रूल्स बन जाएंगे, रेगुलेशंस बन जाएंगे। हाँ जी, तो डिसिप्लिन में बेटा देखो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाएगा, वो डिसिप्लिन किसी भी तरीके का हो सकता है बेटा, कि ऑन टाइम आपको आना है, ठीक है, जो टास्क दिया गया ऑन टाइम उसको कंप्लीट करके देना है, ठीक है, उसके बाद आपको इस कैंपस के अंदर क्या क्या करने हैं क्या क्या नहीं करने हैं, डूज एंड डोंट्स, है ना, वो सारे आपको फॉलो करना है, तो आपके डिसिप्लिन में आ जाएंगे सारे, है ना। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा कि सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होगी बिजनेस की, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा आपका, जो वर्कर और मैनेजमेंट है दोनों के बीच में क्या होगा, एक ऑनर ऑफ देयर कमिटमेंट्स, मतलब जो अपनी कमिटमेंट्स को लेकर दोनों ही सजग रहेंगे वहाँ पर, तो मतलब दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट रहेगा। हाँ जी, फिर बोल रहा है एडवर्स इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक, मतलब बोलते हैं कि दिक्कत खड़ी कर देता है, वो एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पेनल्टीज़, कुछ ना कुछ अपना अपील्स, जुडिशल आपके एप्लीकेशंस मतलब आपके खिलाफ ली जा सकती हैं। समझ रहे हो। उसके क्या बोल रहा है, अनसक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, कि आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है शायद वो प्रॉपर ना हो पाए। डिसिप्लिन, अगर देखो डिसिप्लिन के थ्रू करेंगे तो काम प्रॉपरली होगा, विदाउट डिसिप्लिन करेंगे तो काम तो होगा पर वो उस मैनर में नहीं हो पाएगा जिस मैनर में उसकी रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी, और जो इन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज़ को उस नज़र से देखना स्टार्ट कर देगा कि दे आर नॉट डिसिप्लिन, और एम्प्लॉयज़ हमेशा मैनेजमेंट को उस नज़र देखना स्टार्ट कर देंगे कि ये हमारे पर हमेशा पेनल्टी थोपते रहते हैं, और दोनों के बीच में जो वर्क का जो एक बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, और दोनों के बीच का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बिगड़ सकती है, और वहाँ पर अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं बेटा। हाँ जी, देखो डिसिप्लिन के कुछ आपके जो पॉइंट्स इन हम कंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है, सिंसेरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब ये सारे वो पॉइंट है जो डिसिप्लिन को शो करते हैं। फिर बोल रहा है सबॉर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट द सुपीरियर्स एंड ओबे देयर ऑर्डर्स, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अपने सुपीरियर के जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी उनके रूल्स जो उनके हैं, जो भी उनकी पॉलिसी उनको ओबे करना है, उनके रिस्पेक्ट करनी है। स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज का ऊपर मेन फोकस होता है, अगर डिसिप्लिन है तो प्रॉपरली ये सब होगा। अगर डिसिप्लिन है तो सब बोल रहा है सबॉर्डिनेट बट आल्सो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सबॉर्डिनेट जो देखो हर जगह से हमने बोल दिया कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो करेंगे, बट बेटा ओनली सबॉर्डिनेट्स नहीं, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर लेवल है उसको भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा कि हम भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पेक्ट शो करें, ठीक है। भले ही एम्प्लॉयज़ में किसी भी तबके का एम्प्लॉय हो, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिसिप्लिन क्रिएट होता है। समझ रहे बेटा। तो अभी आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो हमारे कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं वो मतलब नॉर्मली इन पब्लिक घूमते हैं, सबसे हेलो हाई करते हैं, यहाँ तक कि स्वीपर से भी हैंडशेक करते हैं। तो मतलब वहाँ पर क्या है, वो ऑटोमेटिकली मतलब डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को थोप नहीं रहे किसी के ऊपर, वो इनहेरेंट है, मतलब उनके इंटरनल जो फोर्सेस हैं ह्यूमन बींग्स के, उसको मतलब फोर्स कर रहे हैं किस तरह के इमोशनली। तो
इस तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट किया जा सकता है बेटा, है ना। तो बोला डिसिप्लिन जो है कैन बी एनफोर्स्ड इफ गुड सुपीरियर्स, अगर सुपीरियर गुड है तो डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन होगा। क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट इन बिटवीन द वर्कर्स, देखो वर्कर्स के बीच में अगर क्लीन और फेयर अगर आपका एग्रीमेंट है, उसके बेस पर आप चल रहे हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली क्रिएट रहेगा वहाँ पर। बोल रहा है सैंक्शन एंड जुडिशली अपील्स, जैसे अब जो जुडिशलीज होती हैं अप्लाइड किया जाएगा प्रॉपरली, कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये एक्शन लिया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो वहाँ पर एक डर रहेगा और उस डर के बदले में क्या होगा, निकल के क्या आएगा, डिसिप्लिन। क्लियर है बेटा। हाँ जी, अपना नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ जी, अब यूनिटी ऑफ कमांड देखो बेटा, ये जो वर्ड है कमांड भी हमने बहुत बार सुना है। हाँ जी, इसमें मेनली इस जो प्रिंसिपल में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है बेटा, कि कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर जो है वो बहुत सारे हैं और जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट है वो भी बहुत सारे हैं, पर जो बहुत सारे सुपीरियर हैं वो एक सबॉर्डिनेट को पकड़ करके उसको अपना अपना टास्क दे देते हैं। लाइक एक बार अपना फाइनेंस मैनेजर आया, उसने अपने सेल्स पर्सन को पकड़ा कि भाई तूने ये काम इस तरीके से कर देना है। फिर सेल्स मैनेजर आया, उसने सेल्स पर्सन को दोबारा पकड़ा कि भाई तुमने ये काम ऐसे करना है। फिर परचेज मैनेजर आता है, वो उसको बोलता है डायरेक्टली कि भाई तुमने ये काम ऐसा करना है। अब जो एक पर्सन था, जो एक सबॉर्डिनेट था, उसको बहुत सारे सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिल गई, बहुत सारे सुपीरियर से कमांड मिल गई। अब वो टोटली कन्फ्यूज्ड है कि वो किसकी बात को माने और किसकी बात को रिजेक्ट करे। अगर वो एक पर्सन की बात, एक सुपीरियर की बात को रिजेक्ट करता है तो क्या होगा कि वो सुपीरियर बुरा मान सकता है या फिर उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता है, और दूसरे की मानता है तो दूसरा भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर जो कमांड थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, और वहाँ पर अगर कमांड प्रॉपर नहीं होगी तो वो बंदा जो कंफ्यूज था वो क्या किसी भी काम को प्रॉपरली कर पाएगा। फिर उसके माइंड में एक ही चीज़ आएगी कि हाँ तीनों के काम को निपटाना है, कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है और कुछ नहीं, और वो उस काम को सिर्फ ख़त्म करने का सोचेगा, उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने का नहीं सोचेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें जो काम को अच्छे से कंप्लीट करवाना है, और अच्छे से कंप्लीट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर कमांड का जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करना पड़ेगा कि वन सुपीरियर वन सबॉर्डिनेट, वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, कि एक सबॉर्डिनेट को एक बॉस से ही आपको क्या मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले और उसकी कमांड मिले और उसको आप फॉलो करो। देखो बेटा पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे हैं ना कि एक सुपीरियर है वो आगे फर्दर दे रहा है, वो सुपीरियर आगे फर्दर दे रहा है, मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर क्या क्या है, एक सीक्वेंस बनाया गया है ऑर्डर का, कमांड का। हाँ जी, इस पॉइंट से पहले हम ये पॉइंट देखेंगे कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस ही बोल देते हैं। अब बोल रहा है ना कि अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड कैन बी अकाउंटेबल टू ओनली वन बॉस एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पर एक सबॉर्डिनेट एक ही बॉस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, एक ही बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तभी जा करके वहाँ पर एक प्रॉपर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बन पाएगा। हाँ जी, अ सबॉर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन, सेम वही पॉइंट बोल रहा है बेटा। ड्यूल सबॉर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, वो भी वही बात है कि ड्यूल सबॉर्डिनेशन होनी चाहिए कि भाई एक सबॉर्डिनेशन को हम बहुत सारे सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, इस तरीके से करो, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो बोल रहा द एंटरप्राइज आर डिसिप्लिन स्टेबल एंड ऑर्डरली एग्जिस्टेंस। अब देखो बेटा ये जो पॉइंट है क्या डायरेक्टली शो कर रहा है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉस एक सबॉर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस डिसिप्लिन्ड वे में चलेगा, स्टेबल वे में चलेगा, एक ऑर्डरली चलेगा बिल्कुल, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या रहेगी, ऑर्डर, एक सीक्वेंसिंग वे में रहेगी। तो वो चीज़ बोलना चाह रहा है। और वहाँ पर क्या होगा कि सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट होंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच में से स्वीट रिलेशनशिप रहेंगे, और स्वीट रिलेशनशिप से क्या होगा कि जो गोल्स हैं उसको ईजिली अचीव कर पाएंगे। हाँ जी बेटा, बोल रहा अ सबॉर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन, सेम वही पॉइंट दोबारा आ गया है। हाँ जी, अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, जो हमने पिछले जो स्लाइड्स में देखा वही स्लाइड्स के यहाँ पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे कि जहाँ पर एक सबॉर्डिनेट जो है उसको एक बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो वो उसके माइंड में क्लियरिटी रहेगी, उसके माइंड में क्लियरिटी रहेगी और वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे क्या काम करना है, किसको मैं अकाउंटेबल हूँ। कोई उसके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि भाई मुझे किसका काम किस तरीके से कब करना था, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक ही सबॉर्डिनेट है और एक ही बॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर, और वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएंगे, अगर ये सब नहीं होगा, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा बेटा, उस केस में कन्फ्यूजन्स आएंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, हार्मोनियस मैनेजमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब ये सारे पॉइंट क्या होगा कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे अगर वी आर नॉट फॉलोइंग द यूनिटी ऑफ कमांड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो if you want the stabilization in your organization, then you have to follow the unity of command principle of management. Yes. Next point is unity of direction. देखो बेटा, डायरेक्शन मतलब अब हमें पता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी काम करता है ना, तो उसका एक गोल होता है ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव जो मिलकर एक गोल को क्रिएट करेंगे, और गोल एक ऑर्गेनाइजेशन का एक होगा, और वो उसका डायरेक्शन है कि हमें उस गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वी कैन से कॉमन डायरेक्शन शुड बी फॉलो देयर। यस, हाँ जी। पॉजिटिव इम्पैक्ट बाद में देखेंगे, पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को देखते हैं, इसके पॉइंट्स क्या 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 है बेटा। कि बोल रहा है वन हेड वन प्लान। अब देखो बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे हेड्स होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए कि हमारा प्लान ये है और हमें इस पर्टिकुलर टाइम तक इसको फॉलो कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, और इसी डायरेक्शन में हमें काम करना है। तो बोल रहा है रिलेटेड एक्टिविटी शुड बी ग्रुप टुगेदर, और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज उनको हमें एक साथ ग्रुपिंग कर लेनी है, सो दैट वी कैन अचीव अवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज efforts of the members of the organization should be directed towards the common goal। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं, द वर्क शुड बी गो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, कॉमन गोल जो हमारा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरफ हमें डायरेक्शन करना है, उसकी तरफ हमें रुख करना है। बोल रहा है विदाउट एन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो आप यूनिटी ऑफ एक्शन ले पाएंगे। डायरेक्शन होगी आपके पास, आपके माइंड में एक आइडिया सेट होगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तभी तो आप प्लान कर पाएंगे। आपने बोल दिया कि यार मुझे पता ही नहीं मुझे बनना क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या अचीव करना है, आपके डायरेक्शन क्या है, तो आप उसके लिए काम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन यूनिटी ऑफ एक्शन दे विल आल्सो बी देयर। अगर यूनिटी ऑफ एक्शन है, इसका मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है तो यूनिटी ऑफ एक्शन होने का मतलब ही नहीं बनता बेटा। हाँ जी, बोल रहा है यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ कमांड, अब हम किसी चीज़ पे कमांड ले रहे हैं, ठीक है, हमें एक कमांड दिए कि हमने पीछे पढ़ा कि वन सुपीरियर था, वन सबॉर्डिनेट के अंडर कमांड देगा, तो कमांड क्या देगा उसको डायरेक्शन पता होनी चाहिए ना पहले। तो जब उसको डायरेक्शन पता होंगी तभी तो कमांड दे पाएगा, तभी तो उसको ऊपर एक्शन ले पाएगा। तो यूनिट ऑफ डायरेक्शन अपना में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, प्रिंसिपल है ऑफ मैनेजमेंट। यस, नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट ऑफ डायरेक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा बेटा कि ऑब्वियस ही बात है कि इट इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन। पीछे पढ़ा हमने कि अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन को क्या करेगा, इंश्योर करेगा, और वो फैसिलिटेट करेगा कोऑर्डिनेशन। अगर आपको डायरेक्शन का पता है तो आप कोऑर्डिनेट होकर उसके लिए काम कर पाएंगे बेटा। अगर आप इसको वॉयलेट करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होगा बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होंगे, बहुत सारे एफर्ट्स क्या होंगे, बार बार आएंगे, आपके रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे, ठीक है, आपका एफिशिएंसी लेवल होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या हुआ, एडवर्सली इफेक्ट करेगा, और क्या होगा और आपका यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है, वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही नहीं है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, आप एक सीक्वेंस में नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटा, यस, हाँ जी। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये भी, कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं ना बेटा, तो आप हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पर आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनसे ज़्यादा मायने क्या रखते हैं, आपके कॉमन इंटरेस्ट, आपके गोल के जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो बिजनेस के इंटरेस्ट हैं। आपके बिजनेस का गोल, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसको अचीव करना है। दैट इज़ मच बेनिफिशियल एंड मच इंपॉर्टेंट पॉइंट रादर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कि आप सोच रहे हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा बेनिफिट हो, मुझे बेनिफिट मिल जाए यहाँ पर, और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या बेटा एक लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाएगी। इसलिए बोला गया कि
फ्योल ने बोला, मेनली फोकस किया कि बेटा कि जो सबऑर्डिनेशन क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, हमें हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के हमें क्या आना है, एक जनरल इंटरेस्ट माना है, गोल कॉमन गोल ओरिएंटेड इंटरेस्ट की तरफ हमें मूव करना है। अब कॉमन गोल ओरिएंटेड क्या ओरिएंटेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द बिजनेस गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने को ज़्यादा फोकस करना है रादर देन आवर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो बेटा ये क्या बोल रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। When at work only the matter related to the job or duties should be focused पर ठीक है, बोल रहा ना कि जब आप ऑन ड्यूटी हैं, ऑन इन ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन का जॉब है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर। फिर बोल रहा है द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस वाइल द जर्नल इंटरेस्ट शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको इंपॉर्टेंस थोड़ी कम देनी है रादर देन जर्नल इंटरेस्ट। अब जर्नल इंटरेस्ट मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन गोल है, जो सभी का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने का जो इंटरेस्ट है। हाँ जी, तो बोला द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। हमेशा जो प्रियोरिटी दी जाएगी बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको दी जाएगी रादर देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसी के ऊपर आपको फोकस करना है बेटा। और देखो आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं सबका फोकस एक गोल की तरफ है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या आ रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज मच बिगर देन द इंडिविजुअल। हमें पता कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंडिविजुअल से बड़ा होता है, ठीक है। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन का जब दोनों की बात आएगी ना, तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल ना सोच करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। जैसे हम इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे भारतीय सेना। जब बात आती है बेटा सामने देश की और अपने पर्सनल की या फिर पर्सनल फैमिली की, तो वो लोग हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को, हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली को, पर वो किसके लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए। तो उनका गोल है, उनको पता है कि यहाँ पर हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर हम अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखेंगे तो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हम कभी लेके आ ही नहीं पाएंगे। क्यों, हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे और हम देश के लिए नहीं लड़ेंगे और हम पीछे हट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले लोग हमला करेंगे। तो क्या होगा, ना तो हम अपने देश को बचा पाएंगे ना खुद को बचा पाएंगे। तो इट्स बेटर कि गो फॉर द कॉमन गोल, नॉट फॉर द अपने इंडिविजुअल गोल्स। हाँ जी, एज फॉर एज पॉसिबल रिकन्सिलेशन शुड बी अचीव्ड बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेस्ट। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो दोनों के बीच में तो उसको रिकनसाइल कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं रहना चाहिए कभी भी मन में कि भाई मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डिड नथिंग फॉर मी एंड आई विल आल्सो डू नथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये आपके माइंड में चीज़ें आ जाती हैं तो इससे क्या होगा, आपका भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो वन शुड रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इंटरेस्ट। कई बार होता है ऐसा कि हमारा ग्रुप का इंटरेस्ट और हमारा खुद का इंटरेस्ट है, हम उसमें कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट क्या है ना, क्या डिफरेंसेस क्या है। तो हमें पहले उन डिफरेंसेस को अलग करना पड़ेगा ताकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ फोकस कर सकें। फॉर अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल मस्ट सेक्रीफाइस द बिगर इंटरेस्ट, सेक्रीफाइस फॉर द बिगर इंटरेस्ट। हाँ बेटा देखो, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सामने आ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी सामने आ रहे हैं और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि दोनों ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं, उस केस में हमें क्या करना है, वी शुड हैव टू सेक्रीफाइस आवर पर्सनल इंटरेस्ट एंड गो फॉर द बिगर इंटरेस्ट। बिगर इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। और इन ऑर्डर टू अचीव दिस एटीट्यूड, आप यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एम्प्लॉय शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। एम्प्लॉयज़ का जो ऑनर हो, जो उनके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए। प्रॉपर एंड रेगुलर सुपरविजन ऑफ द वर्कर, अगर रेगुलर सुपरविजन होगी तो आप चेक कर पाएंगे कि भाई एम्प्लॉयज़ के अंदर चल क्या रहा है, उनका माइंड किस तरफ चल रहा है, क्या वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं या फिर कॉमन गोल के लिए सोच रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर बोला रिकॉन्सिलेशन ऑफ म्यूचुअल डिफरेंसेस, ये हमने डिस्कस कर ही लिया बेटा। हाँ जी, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा कि वन कैन अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ईजिली, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कॉमन गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स। एंड अगर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखें, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, ना अपने पर्सनल गोल को ना अपने कॉमन गोल को, ठीक है बेटा। तो इसको हमें प्रॉपरली फॉलो करना है। अब बात आती है पैसों की, मनी की। सिर्फ पैसों मनी की नहीं बेटा, हम यहाँ पर देखो कॉमनली क्या बोल देंगे, रेम्यूनरेशन की।
तो रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन बेसिकली इज़ द प्राइस फॉर सर्विस रिसीव्ड, ठीक है, जो आपने सर्विस ली है उसके बदले में आप जो पैसा दे रहे हैं किसी को, तो उसके लिए वो रेम्यूनरेशन हो गया, है ना। तो इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड बेस्ट परफॉर्मेंस देन इट शुड हैव अ गुड रेम्यूनरेशन पॉलिसी। अगर देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अच्छा सैलरी भी देना पड़ेगा। अगर किसी एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिल रही है कि वो सेटिस्फाई है कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे जो पैसा मिल रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक है, अच्छा है, तो वो उसके लिए अच्छा काम करेगा। पर अगर माइंड में कहीं पर भी ये आ गया कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो वो एम्प्लॉई या वो मेंबर क्या करेगा? वहाँ पर अवॉइडेंस उसके माइंड में आ जाएगी कि वो काम को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। वो बोलेगा कि जिस लेवल का मुझे पैसा मिल रहा है मैं उस लेवल का ही काम करके आपको दे सकता हूँ। तो ये एक नेगेटिवनेस बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डुबोने वाला काम कर देता है। यस, तो बोल रहा है दिस पॉलिसी शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, दोनों को भी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन, और एम्प्लॉयज़ हैं सॉरी, और जो एम्प्लॉयर है उनको क्या होना चाहिए कि उनको एक प्रॉपर जो है टास्क जो है उनको जो एम्प्लॉयज़ को दिया गया था उनसे उनको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके, ठीक है। बोल रहा है इट शुड इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं बेटा कि सिर्फ सैलरी है, मनी दे दिया है, बोनस दे दिया, नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो भी रेम्यूनरेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। हाँ जी, पॉजिटिव पॉइंट से पहले हम देखेंगे कि फेयर रेम्यूनरेशन क्या होगा। पे टू द वर्कर शुड बी फेयर ऑफ द एफर्ट्स। जो वर्कर्स के एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेम्यूनरेशन है फेयर होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। एम्प्लॉयर की सेटिस्फैक्शन क्या होगी कि बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, एंड एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन क्या होगी कि टू गेट बेस्ट सैलरी या गुड सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। हाँ जी, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड वर्क असाइन। अब देखो जो रेम्यूनरेशन होगा वो किसको बेस पर डिटरमाइन किया जाएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और आपको जो काम असाइन किया गया वो किस लेवल का काम है, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है प्रोविजन ऑफ अदर बेनिफिट्स सच एज फ्री एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ टू द वर्कर्स। ये सारे भी क्या है? इंसेंटिव्स हैं, पर ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो कि एक एम्प्लॉय को क्या करती हैं, एक हायर लेवल पर ले जाने के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और किसको? एम्प्लॉयज़ को प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन को भी। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम टाटा इंडस्ट्रीज़ का ले सकते हैं बेटा। अब टाटा इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन देती है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए क्रैचेज़ हैं, तो मतलब यहाँ पर वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो उनके एम्प्लॉयज़ भी टाटा ग्रुप के लिए क्या करते हैं? एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बोल रहा है मैनेजमेंट क्रिएट हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड प्लेजेंट एटमोसफियर, ठीक है, ऑफ वर्क। अब देखो बेटा अगर फेयर रेम्यूनरेशन होगा तो दोनों के बीच में, दो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोई मतभेद नहीं रहेगा, ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहेगा कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कंडीशंस गुड रहेंगी। उसका देखो बेटा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? वही सारे पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे कि गुड रिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, प्रॉपरली रेम्यूनरेशन देते हैं तो एम्प्लॉयज़ हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और वो अपने काम को बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करेगा, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग करेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन जो फंक्शन है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड, और इफ दे विल नॉट गेट मोटिवेटेड देन दे विल नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द वी कैन से लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विच इज़ डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपीरियर्स, है ना। अब आगे बोल सकते हैं कि जो लेबर टर्नओवर वो भी इसमें इंक्रीज होने के पूरे चांसेस रहेंगे बेटा, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगा इन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो हम कह सकते हैं बेटा जो रेम्यूनरेशन है वो अपने आप में काफ़ी हाई लेवल का मतलब एक प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए काम करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर मेनली दो वर्ड्स आएंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले तो इनका मीनिंग समझिए बेटा। फ्योल ने डिफाइन किया सेंट्रलाइजेशन को एज लोअरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स रोल डायरेक्टली। देखो भाई सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो पावर है सिर्फ वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहे, सिर्फ वही डिसीजंस बनाए, वही पॉलिसी मेकिंग करे और उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे काम किए जाएँ। और
यहाँ पर जो क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ पावर है वो क्या होगी, सेंट्रलाइज कर दी जाएगी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ पावर्स होंगी, मिड लेवल में भी कुछ पावर होंगी और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कुछ पावर्स होंगी, कुछ अथॉरिटीज होंगी जिनके बेस पे वो काम प्रॉपरली करेंगे। तो बेटा ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या अथॉरिटी देनी है और क्या अथॉरिटी नहीं देनी है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। यस, हाँ जी। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है बेटा ये, सेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, आ गया ना बेटा वही। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर बोल रहा है अगर डिसेंट्रलाइजेशन, अब देखो बेटा ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है, कहाँ सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना है। हाँ जी। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर क्या रहा है, इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो अगर हम बात करें सबॉर्डिनेट्स की, तो सेंट्रलाइजेशन में तो उनका रोल कुछ भी नहीं है कि वहाँ पर तो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का रोल है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हैं तो वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का रोल आएगा, और सबॉर्डिनेट्स का रोल आएगा तो क्या होगा, इसमें जो सबॉर्डिनेट्स है वो मोटिवेट होंगे और वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं शायद से। और अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन की तो वहाँ पर उनका रोल क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पर आता है बेटा। आगे पॉइंट यहाँ देखते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होगा कि इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या सेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना है, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना है। और अगर आप प्रॉपरली उसको फोकस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी जो रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है स्मूथली रहेगी, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली बनेंगे, वहाँ पर जो भी डिसीजंस होंगे वो एक स्मूथ हैंड क्या होगा, एक लिमिटेड हैंड्स के बीच में रहेंगे अगर सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हमें सुझाव की ज़रूरत है, यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग के अंदर बाकी जो लोअर लेवल एम्प्लॉय उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल इन नेचर एनवायरनमेंट है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे उसको कि आइदर वी गो फॉर द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका अगर आप इस फंक्शन को वॉयलेट करते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। मान लो कि आपने सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस किया लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की थी, तो हुआ क्या, सेंट्रलाइजेशन हुआ तो अथॉरिटी तो सिर्फ टॉप लेवल के पास है, तो टॉप लेवल उसका मिसयूज भी तो कर सकता है ना, ठीक है ना। अगर आप अथॉरिटी सिर्फ लो, अब अगर डिसेंट्रलाइजेशन में आपने क्या किया, अथॉरिटी आपने लोअर लेवल को भी दे दी, तो दे कैन आल्सो डू द मिसयूज ऑफ दैट पर्टिकुलर अथॉरिटीज़, है ना। तो हुआ क्या कि आपको इसी को पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि वेदर देर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है मेनली कि एक हायरार्की चलती है फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा, है ना। जैसे पिक्चर आपको बता रही है कि देखो टॉप लेवल से लेकर के क्या हो रहा है, आप लोअर लेवल तक ये एक प्रॉपर चेन चल रही है, हायरार्की चल रही है। मान लीजिए कि दो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है। तो हुआ क्या यहाँ पर, डिपार्टमेंट जो ए के अंदर कोई हायरार्की है, डिपार्टमेंट बी के अंदर हायरार्की है, तो कोई भी पॉलिसी होगी वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, इस तरह फॉलो करेगी। और दूसरे डिपार्टमेंट में ए से आई, जे के एल एम एन ओ, इस तरीके से वो फ्लो करेगी। और अगर कोई भी सजेशन होगा वो भी क्या होगा, एक हायरार्की के थ्रू आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें बताई गई है। यस, हाँ। तो अब इसमें देखो बेटा, जो स्केलर चेन है उसमें क्या बोला गया है कि द चेन ऑफ सुपरविजन, जो द चेन ऑफ सुपीरियर्स रैगिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट। जो चेन होगी हमेशा टॉप टू लोअर चलेगी, सुपीरियर्स टू लोअर पॉइंट चलेगी। बोल रहा एवरी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी पास थ्रू द स्केलर चेन। और कोई भी ऑर्डर होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा, एक चैनल के थ्रू पता चलेगा। अब स्कूल के अंदर भी मान लो कोई भी डिसीजन, कोई भी आपको पॉलिस कुछ भी आपको अनाउंसमेंट करनी होती है, तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है कि पहले डीसी साहब होते हैं, फिर एसी साहब, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन आती है प्रिंसिपल साहब के पास आती है। प्रिंसिपल साहब क्या करते हैं, टीचर्स को बताएंगे आगे, तो टीचर्स आगे उसको अनाउंसमेंट करेंगे अपने डिफरेंट क्लासेस में। तो क्या होगा कि एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली ना बेटा। तो अगर आपको कोई भी मान लो बच्चों को कोई भी दिक्कत है,
तो वो क्या डायरेक्टली क्या एसी साहब के पास पहुँचेंगे क्या? नहीं ना। तो वो क्या करेंगे, पहले टीचर से डिस्कस करेंगे, अपने क्लास टीचर से। क्लास टीचर को अगर लगता है कि मैं इसको सुलझा सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो वो अपने प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे। प्रिंसिपल साहब को लगता है अगर मैं यहाँ इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकता हूँ तो ठीक, नहीं तो वो आगे जाएंगे। तो हुआ क्या, एक प्रॉपर चैन को फॉलो किया ना। ये तो नहीं है कि भी एसी साहब डायरेक्टली एक क्लास के अंदर आ गए, क्लास 12th के अंदर आ गए और उन्होंने आपको डायरेक्टली एक अनाउंसमेंट करते कि आपको ये काम करना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और ऐसा ये भी नहीं होगा कि आप डायरेक्टली उठ करके एसी या डीसी साहब तक जाते हैं। समझ रहे बेटा? तो एक प्रॉपर चेन को यहाँ फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो 2 डिपार्टमेंट है ना, हमने बात की थी ना एक ट्रायंगल की, उसमें 2 डिपार्टमेंट थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब मान लो कि इस डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में एक सेम लेवल का जो है एक पोस्ट है, लाइक वी कैन से सेल्स मैनेजर है, एक तरफ सेल्स मैनेजर है, एक तरफ प्रोडक्शन मैनेजर है। दोनों मैनेजर हैं, दोनों का जो पोस्ट सेम है, एक सेल्स डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी और एक अर्जेंसी थी और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन पास करनी थी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अगर उस केस में आप प्रॉपर चैन को फॉलो करते तो वहाँ पर डिले हो जाएगा, और डिले हो गया तो आपका जो है प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। उस केस में हम क्या करते हैं बेटा कि हम एक यूज़ करते हैं, जैसे स्केलर चैन के अंदर गैंग प्लांग, क्या बोलते हो, गैंग प्लांग। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो एक अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट की है वो दूसरे डिपार्टमेंट अथॉरिटी से डायरेक्टली मैचअप कर सकती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, देखिए ये देख रहे हैं बेटा, ये जो पिक्चर है इसमें देखिए, यहाँ पर जो ये है एफ जो है वो डायरेक्टली किससे बात कर रहा है, पी से अगर बात करता है, ठीक है। एक अगर मान लो कि ये अगर स्केलर चेन के थ्रू चलता तो ये इन्फॉर्मेशन पहले इस तरीके से फ्लो करती, फिर वहाँ से ये इस तरीके से फ्लो करती, और इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता और वहाँ पर शायद उतना टाइम नहीं होगा उस पर्टिकुलर अर्जेंसी के लिए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्रिज क्रिएट कर देते हैं। उस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लांग, जो कि एक सेम लेवल के डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट में जो सेम लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे बेटा, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ फ्लो चलेगा, एक सीक्वेंस के थ्रू चलेगा, ठीक है। नो कम्युनिकेशन गैप, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक लेवल पे से वो अगर कम्युनिकेशन गुजर रही है तो हर एक को उसकी नॉलेज होगी, ठीक है। देयर विल बी अ यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कमांड होगी, देखो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, फिर उसका सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या कमांड कर रहा है, तो प्रॉपर कमांड चल रही है यहाँ पर, ठीक है। नो कन्फ्यूजन ऑफ ड्यूल ऑर्डर्स, यहाँ पर ड्यूल ऑर्डर नहीं होगा कि एक बॉस से दूसरे जो सबॉर्डिनेट को वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं स्केलर चेन को, तो क्या होगा कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसको अथॉरिटी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम किसका था, किसके थ्रू आना चाहिए था, किसके पास ये काम लेके जाना चाहिए था, वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। और क्लियर नहीं हो पाएगा तो होगा क्या बेटा, देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप। और कम्युनिकेशन गैप अगर होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके जो अल्टीमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने में नुकसानदेह होगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो ये स्केलर चेन जो है उसके डेफिनेशन में यहाँ बताई कि स्केलर चेन क्या है। स्केलर चेन रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेवल्स इन द हायरार्की मतलब कि एक सीक्वेंस, ठीक है, फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ हायरार्की इज नेसेसरी फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हायरार्की का होना जरूरी है बेटा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इज जो 10th अपना प्रिंसिपल है, दैट इज ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो बेटा, आप देख पा रहे हैं कि जो बुक्स हैं, जो फाइल्स हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सामान रखा हुआ है, जो भी प्लेट्स रखी हैं, स्पून्स रखी हैं, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में है। तो ये अच्छा लगा है ना इस चीज़ को देखकर कि हाँ सीक्वेंस में हो। आप घर पे आते हैं, ठीक है, और घर पे अगर आपको सब कुछ वेल ऑर्डर मिलता है, बेड पर सारे बेड शीट प्रॉपर बिछी हुई है, तो कितना अच्छा लगता है, सिस्टमेटिक लगता है। अगर आप घर में ऐसे ही पड़े हैं, कुछ भी सिस्टमेटिकली नहीं है, बाहर से मेहमान आ जाते हैं, तो अपने आप को एक बेइज्जती सी फील होनी स्टार्ट हो जाती है। और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या है कि ऑल द पर्सनल मटेरियल मस्ट हैव बीन डिजाइन प्लेस, ठीक है, डेजिग्नेटेड प्लेस। तो हर एक चीज़ को हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखना है। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई प्लेस होनी चाहिए और वो अपने उस प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। एंड द राइट मैन इन द राइट प्लेस, ये देखो 2 पॉइंट आए यहाँ पर, एक तो थिंग्स के लिए, एक पर्सन के लिए। तो दोनों चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ऑर्डर का मतलब क्या है कि ओनली थिंग्स के लिए नहीं है, वो पर्सन्स के लिए भी है कि राइट जगह पर राइट पर्सन का होना जरूरी है। आप बेटा खुद सोचिए, अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ पर अगर प्लेयर्स खड़े हैं तो वहाँ पर उनकी पोजीशन उनको पता है, उनको सीक्वेंसिंग पता, अपनी ऑर्डर पता है कि मैं कौन यहाँ पर गोलकीपर होगा,
कौन यहाँ अटैक करेगा, कौन डिफेंस करेगा। अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो उनका ऑर्डर नहीं होगा, और ऑर्डर नहीं होगा तो वो मैच हार सकते हैं। ठीक है, अब क्रिकेट के मैच में हम सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को बैटिंग करने उतार दें, ठीक, MS धोनी से बॉलिंग करवा दें, तो होगा क्या, ऑर्डर तो क्रिएट नहीं हो पाया। तो हमें पता है कि MS धोनी पीछे कीपरिंग करेंगे, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह है वो बॉलिंग पहले करेंगे, ठीक है, और अपने रोहित शर्मा है वो बैटिंग पहले करने आएंगे। तो मतलब ये सीक्वेंस है बेटा, ये एक ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर में काम चलेगा तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो बेटा बोल रहा है ऑर्डर में कि कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। थिंग्स एंड पीपल दोनों का ही क्या करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड मेटेरियल ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। पीपल का अरेंजमेंट है तो सोशल ऑर्डर है, और थिंग्स का अरेंजमेंट है तो मेटेरियल ऑर्डर है। दोनों का ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। मेटेरियल ऑर्डर शुड बी सेफ। मेटेरियल ऑर्डर हमें सेफ होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसके लिए हमेशा हर एक आर्टिकल के लिए एक प्लेस होनी चाहिए। बट आप कभी देखना सर्विस कराने जाएंगे गैराज के अंदर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सर्विस मैन होता है वो वहाँ पर बहुत सारे सर्विस मैन सर्विस कर रहे होते हैं। आप खुद सोचिए, वो बिना देखे ऐसे हाथ करते हैं और एक अपना जो आर्टिकल उठाते हैं उससे उससे वो आर्टिकल को यूज़ करते हैं, वहाँ रख देते हैं, फिर दूसरी जगह बिना देखे उठा लेते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाए, क्योंकि उनको पता है कि प्लास की जो जगह है वो ये है, पेचकस की जगह ये है, एक स्क्रू ड्राइवर है उसकी जगह ये है। मतलब उसको सब की हर एक चीज़ की नॉलेज है, उसको पता है कि हमने अपने सामान को किस ऑर्डर में रखा है। तो क्या हुआ, काम स्मूथली हो रहा है, और उसको पता है कि मेरे लिए ये सारा सामान मेरे लिए है, ना कि दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरा मैकेनिक होगा उसके लिए और सामान अलग से रखा होगा, तीसरा मैकेनिक के लिए सामान अलग से रखा होगा। तो हुआ क्या, अगर सारे के सारे अगर एक ऑर्डर में नहीं चलते तो क्या होता, तो वहाँ पर काम को करना मुश्किल हो जाता है बेटा अपना आप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। अगर फिक्स प्लेस पर सारा सामान रखा होगा तो आपको ईजी तरीके से आप उसको काम को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास जो वेस्टेज होगी वो प्रॉपर टाइम वेस्टेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, और आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस काम को कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो आप ना तो काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे, ना एफिशिएंटली कर पाएंगे, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, और वहाँ पर मिसकंसेप्शन भी क्रिएट हो सकता है बेटा। ठीक है, कि यहाँ पर कोई चीज़ जिस ऑर्डर में होनी चाहिए तो उस ऑर्डर में है ही नहीं, तो आप काम कैसे कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी तो देखो बेटा हम जन्म से सुनते आ रहे हैं, इक्विटी इक्वालिटी, दो वर्ड आएंगे बेटा, इक्विटी एंड इक्वालिटी। दोनों का डिफरेंस मैंने क्लास में आपको समझाया था, हालांकि आज मैं दोबारा समझाऊंगा उसको। इक्विटी मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके सबको इक्वल ट्रीट करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उनके कास्ट के ऊपर, उनके जेंडर के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर लेकर हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो बेटा इक्विटी में देख पा रहे हैं आपकी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे इक्विटी के। अगर इक्विटी आप लेके चलेंगे तो सबको वहाँ पर इक्वल चांस मिलेगा। सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको ये फील करा दिया गया कि हम सारे एक हैं, तो वो सारे एक होकर काम करेंगे, और एक होकर काम करेंगे तो आपका जो गोल है वो ईजिली अचीव हो पाएगा। इस इक्विटी को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट होगा बेटा, ऑटोमेटिकली वहाँ की जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो डाउन जाएगी। अब आप पिक्चर देख रहे हैं बेटा, दो पिक्चर हैं, तो एक में है इक्वलिटी, एक में है इक्विटी। अब देखो बेटा एक प्लेग्राउंड था, उस प्लेग्राउंड में एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच समझ लीजिए बेटा उसको। अब तीन दोस्त हैं, एक की हाइट काफ़ी लंबी है, दूसरे की हाइट थोड़ी कम है, तीसरे की हाइट बिल्कुल ही कम है। तो अब तीनों को मैच देखना है, तीनों के पास पैसे नहीं है, तो वो बाउंड्री से पीछे जाके मैच देखना चाहते हैं। तो जो तीनों के पास पैसे नहीं थे तो अब उनको तीन पत्थर दिखाई दिए बड़े बड़े जो है, तो पत्थर उन्होंने तीनों ने क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। जो फर्स्ट पिक्चर उसमें देखिए बेटा, इसमें देख रहे हैं बेटा आप, इस वाले पिक्चर में क्या हो रहा है कि तीनों ने क्या कर दिया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पत्थर को। अब ये क्या है, इक्वलिटी है कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीन पत्थर थे, सबको एक एक मिल गया, लेकिन क्या वहाँ पर सबको एक एक देने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा जो आदमी था, जो सबसे बड़ा बच्चा था या लड़का था जो भी था, तो उसका क्या था कि अगर उसको वो पत्थर ना भी मिलता तब भी वो मैच देख पा रहा है ना। सेकंड पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, देखो बेटा इसको हमने पत्थर नहीं दिया फिर भी मैच देख पा रहा है। जो सेकंड पर्सन था उसको एक मिला था, बाद में भी उसको एक मिला, तो वो एक में आराम से कर पा रहा है। लेकिन जो थर्ड वाला था, देखो बेटा थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि जो थर्ड बच्चा है, अगर उसको हमने एक दिया तो उस एक से हमने ये तो शो कर दिया कि भैया इक्वलिटी है, हमने तीनों को बराबर बांटा है।
पर वहाँ पर इक्विटी नहीं आई बेटा। तो ये डिफरेंस है इक्विटी और इक्वालिटी में। तो इक्वालिटी में उसको डिवाइड एक दिया गया जिससे वो देख नहीं पाया, और इक्विटी में उसको 2 पत्थर दिए गए, 2 स्टोन दिए गए जिन पर छटके आराम से मैं इसको उसने देख पाया, है ना। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमने इक्विटी को फॉलो किया बेटा। किसको, इक्विटी को, ना कि इक्वालिटी को। इक्वालिटी अपने एक लिमिट तक ठीक है, पर जब बात इक्विटी और इक्वालिटी की होती है तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि देयर शुड बी अ इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली बी अचीव। हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में बेसिकली होता क्या है, देखो बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या है, इसका मेन मतलब समझो। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पोजीशनिंग रहनी चाहिए रेगुलर बेसिस पर। ये ना हो कि आज हमने एक एम्प्लॉय को यहाँ पर पोस्ट कर दिया, 10 दिन बाद उसको एम्प्लॉय को उठा के कहीं और पोस्ट कर दिया, अगले 15 दिन बाद उस एम्प्लॉय को उठा के कहीं और पोस्ट कर दिया। उससे होगा क्या, वो किसी भी काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पाएगा, किसी भी काम को सीख नहीं पाएगा, किसी भी काम में उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी। और जब स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी तो होगा क्या बेटा, वो अपने गोल्स को लेकर के क्या होगा, उनको अचीव नहीं कर पाएगा। मेनली गोल्स, अपने गोल्स को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया था फ्यूल के थ्रू कि एवरी एम्प्लॉई शुड बी स्टेबल एट वन पोजीशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। उसको अपॉइंट किया जाए और उसको वहाँ से उसकी सर्विस भी उसकी प्रॉपर ली जाए। ये ना हो कि एक बार सर्विस ली, बेकार सर्विस थी, उसको कहीं और भेज दिया। नहीं, हो सकता है कि इस बार बेकार है, नेक्स्ट टाइम और अच्छी कर पाए, उससे नेक्स्ट टाइम और अच्छी कर पाए। तो इस चीज़ में हमें बेटा बिल्कुल फोकस करना है। हाँ जी, तो जो स्टेबिलिटी है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, अगर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा, उसकी स्पेशलाइजेशन हो पाएगी उस काम में, ठीक है। उसके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि हाँ मैं सिक्योर हूँ यहाँ पर। अगर उसके अंदर ये सारी फीलिंग आएंगी तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा और वहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अगर आप स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो आप ना तो प्रॉपरली एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके माइंड में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि मैं तो कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता रहता हूँ, तो मैं इस जॉब के लायक ही नहीं हूँ, तो वो शायद डिमोटिवेट हो सकता है। उसके जो प्रिंसिपल का जो उसके लेबर टर्नओवर था वो इंक्रीज हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर अगर हमें नया फिर बार बार हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि अपने आप में कॉस्ट ओरिएंटेड होगा। तो इस चीज़ को हमें देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर शुड बी देयर। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इज इनिशिएटिव। बेटा इनिशिएटिव में आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हर कोई एक अपना इनिशिएटिव ले रहा है कुछ ना कुछ करने का। हम देखते हैं बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, तो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने आप में डिसीजन लेने की फोकस करता है। अगर कोई लोअर लेवल का मैनेजमेंट का एम्प्लॉई अगर वो अच्छा इनिशिएटिव देने की बात करता है तो हम उसको पीछे करते हैं कि नहीं, यू आर फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट, यू डोंट हैव आइडियाज़, आई डोंट लाइक योर आइडियाज़, ठीक है, यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, देन हाउ कैन यू टेक इनिशिएटिव ना। ये नहीं करना बेटा। अगर उसका कुछ भी आइडिया अच्छा लगता है तो हमें उसको इनिशिएटिव देना है, उसको आगे आने का मौका देना है। क्या पता उसका आइडिया ऐसा हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट मिल जाए। तो इनिशिएटिव क्या है बेटा, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अपने काम को अच्छे से कर सके। हाँ जी, तो बोल रहा है वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू द फेयर, है ना। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो हर एक काम में इनिशिएटिव लें, ठीक है। जैसे मैं क्लास में हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, हर एक बच्चा अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखे, कोई ना कोई बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ बोले। हर एक बच्चे को अपने आप से इनिशिएटिव लेना है। अगर अपने आप से इनिशिएटिव लोगे तो बेटा ये इन फ्यूचर आपको बेनिफिट जरूर देगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट हमारा जो फंक्शन है इसमें वो है स्पिरिट डेकोर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है बेटा, जितना इंटरेस्टिंग नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग ये इसका मीनिंग भी है। तो आप ऊपर एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि सारे एक साथ हैं, है ना, यूनिटी, एकता में ही बल है। उस चीज़ को मेनली फॉलो कर रहा है। इट रेफर्स टू टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट के ऊपर कि फेयोल का मानना था कि किसी भी काम को अगर टीम स्पिरिट से किया जाए, एक टीम की भावना से किया जाए, तो हम उस काम को हमेशा जीत लेंगे, है ना। इंस्पायर वर्कर्स टू वर्क हार्डर। हमेशा अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आपका जो वर्क है वो और अच्छे से निकल के सामने आएगा। इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग इन द लॉन्ग रन, ठीक है। जो जो इंटरेस्ट होगा आपका वो लॉन्ग रन के लिए जाएगा अगर टीम स्पिरिट के लिए काम कर रहे हैं। द मैनेजर शुड इन्फ्यूज टीम स्पिरिट एंड बिलोंगिंगनेस। जो मैनेजर्स होंगे
जो हम वो हमेशा क्या करेंगे, वो इन्फ्यूज़ करेंगे आपको कि आप टीम स्पिरिट के लिए जाएं, आप अपने बिलोंगिंगनेस के लिए जाएं, और हमने क्या करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो नो डाउट वी विल अचीव आवर गोल्स डेस्परेटली। हाँ जी, तो सारे पॉइंट बेटा ये वही हैं। अब बोल रहा है स्पिरिट डी को जो है क्या क्या स्टेप फॉलो करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर आप स्पिरिट डी को अप्लाई चलेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा बेटा, है ना, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो अपने गोल को इसलिए अचीव कर पाएंगे। शुड बी एनकरेज टू डेवलप इनफॉर्मल रिलेशन अमंग देमसेल्फ। तो इनफॉर्मल रिलेशन को भी क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और जहाँ पर इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें एक दूसरे के लिए सेल्फ बिलोंगिंगनेस की भावना क्रिएट होगी, और वो हमारे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल होगी बेटा। फिर बोल रहा है क्रिएट एंथुजियाज्म एंड कीननेस अमंग सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, हमेशा जो हम क्या बोलते हैं, जो अपने टीम्स जो लीडर्स हैं, जो टीम को हमेशा क्या करते हैं, एंथुजियाज्म से भर के रखते हैं कि यस वी कैन डू इट, ठीक है, वी विल विन, है ना। तो मतलब ये क्या चीज़ें हैं, मतलब ये टीम स्पिरिट है कि हमें सबको एक साथ लेकर चलना है और उस चीज़ को हमें एक टारगेट को, उस गोल को अचीव करना है ना। जब मैदान में क्रिकेट टीम उतरती है तो बेटा वो सारे मिलके गोल चक्कर बना के कुछ बात करते हैं, हमें लगता है कि वो क्या आपस में वो ये पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हालचाल है, ठीक है, ये नहीं, वहाँ पर वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं बेटा, वो टीम स्पिरिट दिखाता है कि हाँ यस टुडे वी विल विन द मैच, है ना, हमें इस मैच को जीतना है, किसी भी हालत में आज इस मैच को हम जीत के ले जाएंगे। तो मतलब वो टीम स्पिरिट है। जीत हार एक अलग बात है बेटा, जब दो प्लेयर्स, दो मैच होंगे, दो प्लेयर्स आपस में खेलेंगे तो एक को हारने को जीतना तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हारने वाला प्लेयर है वो पहले ही हार मान ले, है ना, उसको अपनी टीम स्पिरिट दिखानी है एट टिल एंड, है ना। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर एक एम्प्लॉय को काम करना है और अगर एक टीम को काम करना है तो उसको टीम वर्क को हमेशा एट द एंड दिखाना है, ठीक है, भले ही कॉन्सिक्वेंस क्या हो, और मैक्सिमम कैसे चांसेस है कि आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एम्प्लॉयज़ शुड बी रिवार्डेड, और एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड भी करिए, अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं उसको रिवार्ड करते हैं तो वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो हमने बेटा अभी 14 प्रिंसिपल पढ़े, ठीक है। अब ये 14 प्रिंसिपल को बहुत समझना तो ईजी है, अपन को याद भी करना है उसी तरीके से बेटा। 14 ज़्यादा मुश्किल नहीं इसको याद करना, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक आपके सामने है कि एक पर्सन पूछता है कि तुमने क्या एक इंसान को देखा, वो अपने 14 बच्चों को लेके जा रहा था, तो यहाँ पर बच्चा बोलता है यस आई सी दादू क्रॉसिंग द रोड। इसको याद कैसे करना है, आई सी दादू क्रॉसिंग द रोड। द रोड का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है बेटा, बस लाइन को पूरा करना है, आई सी दादू क्रॉसिंग द रोड। तो आई मीन्स इनिशिएटिव, एस ई ई स्टेबिलिटी, इक्विटी, ए स्पिरिट, डी कॉर्प, डी फॉर डिसिप्लिन, ए फॉर अथॉरिटी, यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, C for centralization, R for remuneration, O for order, S for subordination of individual interest to general interest, and S for scalar chain। तो इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। I for initiative, ठीक है, S for stability, E for equity, E for spirit decor, D for discipline, A for authority and responsibility, U for अपना unity of work, unity of command and unity of direction, and C for centralization, R for remuneration, O for order, and S for subordination of individual interest to general interest, and S for scalar chain। तो इस तरीके से बेटा इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल को बेटा डिस्कस किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना आप में। अब अगला जो स्टेप रहेगा हमारा इस वीडियो का वो रहेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर। तो हम पहले जो हैं, जो FW टेलर साहब हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उनके जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे और साइंटिफिक जो उनके टेक्निक्स थे हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए घर पर। थैंक यू।